दो पावरफुल राइवल्स जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट की। ये वक्त था 1955 का, जहां से शुरुआत होती है स्पेस रेस की। ये दोनों दिखाना चाहते थे कि किस तरीके से हम स्पेस को भी डोमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची 1957 में, और 1957 से लेकर 1991 तक की कहानी को मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस स्पेस रेस की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से इसकी एंडिंग हुई थी। मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। करीब 1955 के वक्त में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लगे होते, क्योंकि उनको इसका इस्तेमाल करना होता है स्पेस में ऑब्जेक्ट्स छोड़ने के लिए। और इसी साल यूएस की एक अनाउंसमेंट होती है कि वो दुनिया का एक ऐसा देश बनने वाला है आने वाले कुछ सालों में जो सबसे पहले सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेगा। और इस अनाउंसमेंट के 2 साल बाद ही सोवियत यूनियन अपना सैटेलाइट स्पेस में भेज देता है, जिसका नाम था स्पुतनिक। और ये देखकर सारी दुनिया हैरान रह जाती है और यूएस काफ़ी चिंता में आ जाता है कि किस तरीके से इन्होंने हमसे पहले भेज दिया सैटेलाइट। और ये देखकर यूनाइटेड स्टेट्स जल्दी से जल्दी अपना रॉकेट तैयार करता है और 6 दिसंबर 1957 में वो अपने रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखता है, जिसका नाम था द वैनगार्ड TV-3। जब उसको लॉन्च करने की बारी आती है वो वहीं पे जलने लगता है। तो यूनाइटेड स्टेट का पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है, जिसके बाद में दुनिया भर के अखबारों में यूएस के प्रेसिडेंट dwight D का मजाक उड़ाया जाता है और इस स्पेस प्रोग्राम का भी मजाक उड़ाया जाता है। इसके कई तरीके के नाम रखे, जैसे फ्लॉपनिक, कपूटानिक, उपसनिक, स्टेपुटनिक, इस तरीके के इसके नाम रखे जाते हैं। तो इस तरीके से सोवियत यूनियन ने स्पेस की इस रेस में बाजी मार ली होती है, जो यूनाइटेड स्टेट को हजम नहीं होती। जिसके बाद में 1958 में वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी का गठन करते हैं, जिसका नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, नासा का जन्म इस तरीके से होता है। और उस वक्त इनका एक ही मकसद होता है कि दुनिया भर में अपनी खोई हुई साख को दोबारा से वापस लाना। इनको एक खास तरीके का मिशन दिया जाता है, जिसमें इन्हें इंसान को स्पेस में भेजना भी है और उसे सुरक्षित वापस लाना भी है। यूएस के प्रेसिडेंट dwight D नासा को एयरफोर्स के पायलट लेने की सलाह देते हैं और इसको माना भी जाता है। और इसका क्राइटेरिया कुछ ऐसा रखा जाता है कि उनकी हाइट 5.11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उम्र 25 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस कम से कम 1500 घंटे होना चाहिए। जिसके बाद में करीब 508 पायलट का सिलेक्शन होता है, जिसके बाद में उनकी इंटेंस ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग के बाद में कुल 7 पायलट को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद में उनकी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और इस प्लान के मुताबिक 1962 में नासा एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजता, लेकिन 12 अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट, जिसके अंदर थे यूरी गैगरिन, जो दुनिया के पहले इंसान बने स्पेस में जाने वाले। और उन्होंने पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाया, इसमें 108 मिनट लगे और वो सेफली अर्थ के अंदर आ भी गए। तो फिर से यूएस पीछे रह गया और इसके 1 महीने बाद यूएस ने भी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा और वो ऑर्बिट में जाके वापस आ गया करीब 15 मिनट के अंदर ही। तो सोवियत यूनियन को इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनका एस्ट्रोनॉट पृथ्वी का चक्कर लगा के आया था और यूएस का सिर्फ ऑर्बिट में जाके वापस आ गया था। लेकिन इससे एक बात साबित कर दी थी यूएस ने कि स्पेस के अंदर सिर्फ सोवियत यूनियन ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट भी है। लेकिन इसी साल के अगस्त महीने में सोवियत यूनियन फिर से अपना स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजता है, जो करीब पृथ्वी के 16 चक्कर लगा के 25 घंटों के अंदर ही वापस पृथ्वी के अंदर सेफली लैंड कर दिया जाता है। और इसके अगले साल 1962 में यूनाइटेड स्टेट भी अपना एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजता है, जो पृथ्वी का एक चक्कर लगा के वापस पृथ्वी के अंदर सेफली लैंड कर जाता है। तो यहाँ पर अभी तक सोवियत यूनियन ही हर बार बाजी मार रहा था, क्योंकि जो भी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट कर रहा था सोवियत यूनियन वो पहले ही कर चुका था। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट को कुछ नया करने की ज़रूरत थी, क्योंकि दुनिया को ऐसा लग रहा था कि स्पेस के जो भी मिशन है उसमें सोवियत यूनियन ही सबसे बेहतर है। तो यहाँ पे 12 सितंबर 1962 में यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एक भाषण देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उनका जो मिशन है वो है मून पर किसी इंसान को भेजना, और ये वो करके दिखाएंगे इस डेकेड के अंदर ही।
इससे ये बात तो साबित हो चुकी थी कि जॉन एफ कैनेडी को भी इस बात की चुभन है कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट पीछे है सोवियत यूनियन से और इस तरीके से उनसे आगे निकल सकते हैं अगर वो किसी इंसान को चांद पर भेज दें। अब यूनाइटेड स्टेट की तरह से सोवियत यूनियन अनाउंसमेंट वगैरह नहीं करता था, वो अपने प्रोग्राम सीक्रेटली चला रहा था और 1963 से लेकर 1965 के बीच में उन्होंने नए नए कारनामे किए, जैसे पहली महिला एस्ट्रोनॉट को उन्होंने स्पेस में भेजा और इसके बाद में 3 क्रू वाला स्पेसक्राफ्ट उन्होंने स्पेस में भेजा। तो इस तरीके के वो कारनामे इस बीच में करता रहा। और इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट का नासा भी कुछ प्रोग्राम चला रहा था जो उनके अपोलो मिशन में मदद करने वाले थे, जैसे सेवियर प्रोग्राम। इसके जरिए उन्होंने मून पर 7 रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लैंड किए, जिसमें से 2 क्रैश भी हुए, लेकिन 5 ने सक्सेसफुल लैंडिंग भी करी। यूनाइटेड स्टेट को अब भी डर था कि सोवियत यूनियन कहीं उनसे पहले ये मून मिशन पूरा ना कर ले, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के एक स्पाई सैटेलाइट ने ऐसी इमेज कैप्चर करी थी जिससे पता लगा था कि सोवियत यूनियन के लॉन्च पैड पे एक बहुत बड़ा रॉकेट खड़ा हो रखा है और वो शायद मून मिशन के लिए ही वहां पर है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां से धुआं और आग की इमेज कैप्चर की गई, जिससे ये पता लगा कि शायद उनका रॉकेट फेल हो चुका है और वो शायद अब मिशन को अटेम्प्ट ना कर पाए। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के पास पूरा चांस था कि वो यहाँ पर बाजी मार सकते थे। अब फाइनली वो दिन आ चुका था 16 जुलाई 1969, जिस दिन अपोलो 11 बिल्कुल तैयार खड़ा था लॉन्च पैड पे लॉन्चिंग के लिए और उसको लॉन्च किया गया, जिसके बाद में 20 जुलाई 1969 को उसने मून पर अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग करी, जिसके बाद में उसमें से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने जैसे ही चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो वो बन गए दुनिया के वो व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। इसके बाद में अपोलो 11 24 जुलाई 1969 को वापस पृथ्वी में आया सेफली। तो अब की बार यूनाइटेड स्टेट ने बाजी मार ली थी और उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिया था जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया था। तो दुनिया को उन्होंने बता दिया था कि वो किसी से भी कम नहीं है। और इसके बाद में 1972 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट में एक समझौता हुआ कि उनके जितने भी स्पेस प्रोग्राम होंगे वो ज्यादातर एक साथ ही किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से कह लो कि अंत हो गया था इस स्पेस रेस का, लेकिन असल अंत तब हुआ था जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था 1991 में। इसके बाद में रशिया ने और यूएस ने मिलकर अपने स्पेस मिशन आगे चलाए। तो इस तरीके से अंत हुआ था इस स्पेस रेस का। लेकिन इसके बाद भी कई लोगों का यह मानना है कि ये पूरा मून मिशन ही फेक था और इसके ऊपर भी काफी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जिसके ऊपर भी वीडियोस बनाई जा सकती हैं और उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आएगी। वीडियो आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप इसी तरह की और भी वीडियो देख पाओ।